कहानी की शुरुआत में एक आदमी और उसकी वाइफ की आपस में प्यार भरी बातें करने और मजाक करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस आदमी का नाम जेम्स है, जिसने टीनेज में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। रोज की तरह वो ईश्वर से प्रार्थना करके सो जाता है, जिसमें वो जो भी है, जैसा भी है और जो कुछ भी उसे मिला है, उसके लिए वो ईश्वर का शुक्रिया करता है। उसकी ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेती है जब वो अगले दिन सोकर उठता है और सालों तक ज़िंदगी अंधेरे में गुजारने के बाद उसे फिर से दिखाई देने लगता है। सबसे पहले वो अपने बेटे जॉन के रूम में जाता है और पहली बार उसका चेहरा देखता है। इसके बाद वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखता है। उसकी ज़िंदगी का यह सबसे खूबसूरत पल था। अब उसकी वाइफ सैम भी उठकर उसके पास आ जाती है और हैरान होकर उसे देखने लगती है। जेम्स उसे बताता है कि अब वो उसे देख सकता है। दोनों खुशी से कभी हंसते हैं तो कभी रोने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। अब डॉक्टर की सलाह लेने के लिए सैम उसे अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बस इतना बताते हैं कि जिस ट्यूमर की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो अपने आप सिकुड़कर छोटा हो गया था। शायद ईश्वर ने जेम्स की प्रार्थना सुन ली थी, जिसे वो रोज सोने से पहले करता था। इसके बाद सैम उसे घर लेकर आ जाती है। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसने अभी अभी चलना सीखा हो। सैम उसके साथ वक्त बिताने के लिए अपने ऑफिस फोन करके एक दिन की छुट्टी ले लेती है। वो अपने बालों को संवारती है और अच्छे कपड़े पहनती है, क्योंकि जेम्स अब उसे देख सकता था। जेम्स अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। घर से बाहर निकलकर वो चारों ओर के नज़ारे देखना चाहता था, इसलिए दोपहर को वो अपने बेटे जॉन को उसके स्कूल से लेने चला जाता है। जॉन भी उसकी रोशनी वापस आने से बहुत खुश था। जेम्स उसकी आंख के नीचे बने काले निशान के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि जॉन की उसके स्कूल के कुछ लड़कों के साथ मारपीट हो गई थी। सैम ने जेम्स को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शाम को सैम जेम्स को अपने साथ एक कम्युनिटी सेंटर ले जाती है, जहाँ आकर लोग डांस करते थे। ये जगह उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सैम के लिए ये काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि पहली बार वो दोनों यहीं मिले थे। वो जेम्स को अक्सर यहाँ लेकर आया करती थी। जेम्स अब सब कुछ देख सकता था। उसे ये जगह बहुत अजीब लगती है, लेकिन सैम का दिल रखने के लिए वो कुछ नहीं कहता। घर वापस आकर जेम्स उसे अपने दिल की बात बताता है। आंखों की रोशनी वापस मिलने के बाद उसके अंदर बहुत सी ख्वाहिशें जाग रही थी, जैसे वो चाहता था कि उसे अपनी जॉब में प्रमोशन मिल जाए और उनका भी एक बड़ा सा घर हो। लेकिन सैम कहती है कि उनके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश है। जेम्स की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, यही उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। अब जेम्स भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। वो एक रियल एस्टेट कंपनी में टेलीफोन सेल्समैन की जॉब करता है, जहां उसका काम उन लोगों से फ़ोन पर डील करना था जो अपना मकान या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। यहाँ उसका करीबी दोस्त बॉब भी काम करता था, जो आंखों से अंधा होता है। कुछ दिन बाद जेम्स और सैम अपने बेटे को साथ लेकर कहीं छुट्टियां बिताने जाते हैं। रात को जेम्स बाहर डांस के लिए तैयार होता है। आज वो अपने बालों को एक नया लुक देता है, लेकिन सैम पहले ही सो जाती है और वो अकेला ही बाहर चला जाता है। यहाँ वो एक खूबसूरत लेडी से मिलता है जो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। जेम्स को यह सब अच्छा लगता है और वो उसके साथ डांस करने के लिए पूछ लेता है। वो लेडी डांस के लिए तैयार हो जाती है और दोनों काफ़ी देर तक साथ में डांस करते रहते हैं। छुट्टियों से वापस आने के बाद वो सैम से जॉन की स्कूल में हुई मारपीट के बारे में पूछता है। सैम उससे कहती है कि इस उम्र के बच्चों के बीच अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं और उसे इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जेम्स घर में से वो सारी चीजें हटा देता है जिनकी मदद से वो अपने अंधेपन के दिनों में घर के अंदर चलता फिरता था और अपने सारे काम करता था। जेम्स जिस कंपनी में काम करता है, वहाँ वो बहुत सी नई चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो उसने अंधा होने की वजह से पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपनी बॉस को देखता है, जो एक खूबसूरत जवान लड़की है। कॉन्फ्रेंस रूम में फैंसी कपड़े पहनकर बैठे लोगों को देखकर वो फैसला कर लेता है कि एक दिन वो भी उन लोगों के साथ बैठेगा। इसके बाद वो अपने लिए महंगे कपड़े खरीदता है और फिट दिखने के लिए ट्रेडमिल खरीद लेता है। जेम्स अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। वो अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से कंपनी के लिए ज्यादा बिजनेस ला कर देने लगता है और कुछ ही दिनों में कंपनी में उसका नाम होने लगता है। एक शाम को उसका दोस्त बॉब उनके घर पर डिनर के लिए आता है और कंपनी में जेम्स के अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में सैम और उसके बेटे को बताता है। जेम्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बॉब की बातों से उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी कामयाबी से जल रहा था। बाद में वो सैम से बात करके उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और कंपनी ने उसे नई कार दी है। लेकिन सैम उसके कार लेने के फैसले से खुश नहीं थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि अगर कार चलाते वक्त उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा। जेम्स को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो सैम से कहता है कि शायद वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि अब वो अपने फैसले खुद लेने लगा था और फैमिली में सैम का कंट्रोल कम होता जा रहा था। अगले दिन वो जॉन के स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से बहस करने लगता है। उसे लगता था कि उन्होंने बिना किसी गलती के जॉन की पिटाई की थी। वो छुट्टी होने से पहले ही जॉन को अपने साथ ले जाता है और लेक में बच्चों की तरह उसके साथ खेलता है। अब जेम्स कंपनी की एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करता है और कंपनी की परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए वो अपना एक सजेशन देता है। लगातार 7 साल तक टेलीफोन सेल्समैन का काम करके उसे इतना पता चल गया था
कि लोगों को उनकी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि उन्हें कंपनी की इमेज को बदलना होगा। शाम को जेम्स सैम को अपने साथ एक महंगी और शानदार जगह डिनर के लिए ले जाता है और उससे साथ में डांस करने के लिए कहता है, लेकिन सैम को इस माहौल में आकर अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि उस कम्युनिटी सेंटर में जाने में क्या बुराई थी, जहाँ वो पहले अक्सर जाते थे और डांस करते थे। वो बताती है कि उसने जॉन के स्कूल में फोन करके उससे और ज्यादा सख्ती से निपटने को कहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जेम्स उसे छुट्टी से पहले ही स्कूल से बाहर ले गया था। सैम को लगता था कि ऐसे जॉन की आदत बिगड़ जाएगी। जेम्स को पहले ही इस बात का गुस्सा था कि वो जॉन की स्कूल की परेशानी उससे छुपाती थी। आज ये बात सुनकर वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। आखिर में वो दोनों उसी कम्युनिटी सेंटर जाकर डांस करते हैं, लेकिन जेम्स आज साफ कह देता है कि उसे यहाँ आकर डांस करना पसंद नहीं है। डांस करते हुए वो एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं, पास होते हुए भी वो एक दूसरे से बहुत दूर थे और उन दोनों के बीच पनप रही दूरी अब साफ दिखाई देने लगी थी। अब कंपनी की मीटिंग में जेम्स अपना प्लान सामने रखता है। वो चाहता है कि एक अलग कंसल्टेंसी एजेंसी खोली जाए जो चर्च, स्कूल और कम्युनिटी में जाकर लोगों को कर्ज की समस्या से निपटने में उनकी मदद करेगी, जिसके लिए वो लोगों को बहुत सी अच्छी सलाह देंगे। लेकिन एजेंसी का असली फोकस उन्हें सस्ते दामों पर अपने मकान बेचने के लिए तैयार करने पर रहेगा। मीटिंग में जेम्स का प्लान मान लिया जाता है और उसे इस नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाता है। जेम्स एक पार्टी में जाता है जहाँ उसकी खूबसूरत बॉस भी होती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जेम्स वापस घर आता है तो उसे पता चलता है कि सैम ने उसके बेटे जॉन से झूठ बोला था कि वो उसे अपने साथ पार्टी में नहीं ले गया था, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने जाने से पहले सैम से पूछा था, लेकिन उसने साथ जाने से मना कर दिया था। आज वो सैम से पूछ बैठता है कि उसने शादी के लिए उसे ही क्यों चुना था। काफी देर सोचकर वो जवाब देती है कि जब दोनों पहली बार मिले थे तो वो बहुत उदास और दुखी लग रहा था। अब जेम्स के मन में ये बात बैठ जाती है कि सैम उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसने तरस खाकर उससे शादी की थी। वो उससे अलग होने का फैसला कर लेता है और उसके साथ एक आखिरी बार डांस करने जाता है। डांस के दौरान सैम उसे कसकर पकड़ती है और आखिरी बार उससे इतना ही कहती है कि अगर एक बार वो उसे छोड़कर चला गया तो फिर कभी लौटकर उसके पास नहीं आ सकेगा। जेम्स उसे डाइवोर्स देकर अपनी खूबसूरत बॉस के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देता है और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लग जाता है। वो कर्ज से परेशान लोगों को शानदार स्पीच देकर उन्हें अपने मकान बेचने के लिए तैयार करता है और कंपनी के बिजनेस को काफी आगे ले जाता है। एक दिन काम के बाद बॉब उससे पूछने लगता है कि अपनी खुशहाल फैमिली को छोड़ने के बाद ये नई जिंदगी उसे कैसी लग रही है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि वो उसकी आंखों की रोशनी वापस आने से जलता है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अगले कुछ दिन बाद जेम्स को पता चलता है कि बॉब उसके पीठ पीछे उसके प्रोजेक्ट को कामयाब होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जेम्स उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि लोगों को फोन करके और पर्चे बांटकर वो उसके प्रोजेक्ट को बदनाम क्यों कर रहा है। बॉब को लगता था कि वो कर्ज से परेशान भोले भाले लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें कंपनी के जाल में फंसा रहा था, लेकिन जेम्स उसे नौकरी से निकालने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो जगह जगह जाकर लगातार स्पीच देता रहता है। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसका बेटा अब उदास रहने लगा था और वो उसके साथ नए घर में नहीं रहना चाहता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी परेशानी बताता है और याद करता है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके अंधेपन की वजह से कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। आज उसे एहसास होता है कि सैम को छोड़कर शायद उससे गलती हो गई थी। अगले दिन वो जॉन के बारे में बात करने के लिए सैम के घर जाता है। वो देखता है कि सैम अब काफी फिट लग रही थी। आजकल उसने जिम जाना शुरू कर दिया था। जेम्स उससे अंदर आने के लिए पूछता है, लेकिन सैम मना कर देती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जेम्स अब खोया खोया रहने लगता है। उसे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। एक दिन शाम को जेम्स अपने पुराने घर के सामने कार रोककर खड़ा हो जाता है। उसका बेटा जॉन अंदर से उसे देख लेता है और बाहर निकलकर उसके पास आ जाता है। वो उसे बताता है कि सैम कम्युनिटी सेंटर डांस करने गई है। अब जेम्स भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि सैम बॉब के साथ डांस कर रही थी और दोनों आपस में काफी हंस रहे थे। सैम उसे देख लेती है और कुछ देर के लिए बॉब को एक जगह बैठा देती है। इसके बाद वो जेम्स के पास आ जाती है, लेकिन जेम्स बिल्कुल खामोश रहता है और उससे कुछ भी नहीं बोलता। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि उसके और बॉब के बीच में कुछ भी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जेम्स सोकर उठता है और उसे अपनी आंखों की रोशनी में कुछ बदलाव महसूस होता है। उसका डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी इस बात को नोटिस कर लेती है, लेकिन जेम्स ये सब मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार काम करता रहता है। उसे लगता था कि ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है और जल्द ही अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका असर उसके काम में भी दिखने लगा था। और अब सभी को पता चल जाता है कि जेम्स के साथ कुछ गड़बड़ है। कंपनी में जिस पोजीशन के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो किसी और को दे दी जाती है। जेम्स को अब सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है और माफी मांगता है, लेकिन इस सब से अब कोई फायदा नहीं होता। वो अपने बेडरूम में फूट फूट कर रोने लगता है। अब वो अपने दोस्त बॉब के घर जाता है। जेम्स को जिंदगी में वो सब मिला था जिसकी ख्वाहिश बॉब हमेशा से करता था, लेकिन जेम्स ने उसकी कदर नहीं की। ये कहकर बॉब उसे एक पंच मारता है और उसे अपने घर से निकलने को कहता है।
जेम्स की आखिरी उम्मीद अब उसकी वाइफ सैम थी, जिसे उसने छोड़ दिया था। वो कार लेकर सैम के घर की तरफ चल देता है, लेकिन उसकी आंखों का धुंधलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो कार एक जगह छोड़कर पैदल चलना शुरू कर देता है और जैसे तैसे सैम के घर तक पहुंच जाता है। सैम उसे देखकर घर से बाहर निकलकर उसके पास आ जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है। जेम्स मना कर देता है और उसके कंधे पर अपना सर रख देता है, लेकिन सैम उसे याद दिलाती है कि अब वो उसके पास नहीं लौट सकता। जेम्स मायूस होकर यहाँ से उठकर चल देता है, लेकिन अब उसे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है और कुछ दूर चलकर वो एक जगह बैठ जाता है। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस अंधेरे में किसी के चलकर उसके पास आने की आवाज़ आती है, जो आकर उसे शांत करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और एक सवाल रह जाता है कि वो कौन था जिसने आखिर में जेम्स को सहारा दिया। मुझे लगता है कि वो उसकी वाइफ सैम ही थी, क्योंकि उसने जेम्स को नहीं छोड़ा था बल्कि वो खुद उसे छोड़कर गया था। जाने से पहले सैम ने उससे कहा था कि अगर वो एक बार उसे छोड़कर चला गया तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आ सकेगा। इस बात से ये पता चलता है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि जेम्स उसे छोड़कर जाए और कहीं ना कहीं उसे इस बात का यकीन था कि जेम्स एक न एक दिन उसी के पास लौट कर आएगा। यही वजह थी कि जब जेम्स ने उसे बॉब के साथ डांस करते हुए देख लिया था तो उसने सफाई देना शुरू कर दिया था कि उसके और बॉब के बीच में कुछ भी नहीं है।